सर हम इस तरह कर लेते हैं, किसी और पार्टिसिपेंट को कहते हैं कि उनको होस्ट बना के उनको रिकॉर्डिंग के लिए राइट्स एलोकेट कर दें। लेकिन इसमें ये होता है ना कि ब्रेक्स टाइम और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा इसको वो हाँ पॉज करना होता है, तो मैं यहाँ ठीक से है, इसको मैनेज कर लूँगा, कोई मसला नहीं बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा गाइज, मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैं असिस्टेंट मैनेजर सेल्स ऑपरेशन हूँ सेंट्रल वन रीजन के अंदर। मेरा जो कैरियर पाथ है आफ्टर 2014 वो डेटा एनालिसिस के साथ है, और 2016 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी एक्सेल के ऊपर। फिर एक्सेल के साथ पावर बीआई ऐड किया गया, फिर पावर बीआई के साथ डैशबोर्ड डेवलपमेंट ऐड हो गया। इसी तरह से हमने वीबीए की ट्रेनिंग स्टार्ट की, और ये दूसरा सेशन है वीबीए ट्रेनिंग का। वीबीए की ये ट्रेनिंग इंटरमीडिएट लेवल की है। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट टाइम हमने एडवांस लेवल का कंटेंट जो है वो रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ों की ना हो चाहिए थी। तो फिर इस दफ़ा हमने मॉड्यूल को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई किया है ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो, और जो प्रोग्रामर हैं वो, सब लोग ही इसमें एड्रेस हो जाएं, सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कंटेंट जो है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन के बाद में बता देता हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग बेसिकली काम करेंगे रिपोर्ट्स ऑटोमेशन के ऊपर और फॉर्म्स डेवलपमेंट के ऊपर। अब वो कैसे हम काम करते हैं, हम उसके अंदर वीबीए कोड यूज़ करते हैं, हम मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं, या मैक्रोज को रीड करके हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोसेसेस को बेसिकली जो आपका मेन गोल है वो है प्रोसेस को ऑटोमेट करना। वही जो डेली काम आप कर रहे हैं उनको एक क्लिक के ऊपर लेके आना। मुझे अब वन बाई वन अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जाफ़र साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। इसी तरह से कामरान को भी मैं जानता हूँ, कामरान के साथ भी हमने जो है काम किया हुआ है। इमरान साहिबज़ादा मेरी टीम में थे, तो इमरान साहिबज़ादा तो आई थिंक ये दूसरी या तीसरी ट्रेनिंग है हम कर रहे हैं इसी साल के अंदर। इमरान काफ़ी जो है वो इसमें नज़र आ रहे हैं। आबिद भाई, आबिद भाई असल में बात ये है कि मैंने एक्सेल में इतना वो नहीं था, आप लोगों से बस यहाँ हर ट्रेनिंग में सीख रहा हूँ, तो काफी कुछ जो है ना वो कर लिया मैंने। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अब जाफर साहब, आप क्या वैसे भी मैं सीखना चाह रहे हैं इस ट्रेनिंग से? आप तो पहले ही बड़े गुरु हैं। अच्छा, असल में वीबीए तो मेरे लिए न्यू नहीं है, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स थे जो मैं समझता था कि अगर मैं वो क्लियर हो सके डिस्कशन पीरियड में या बाकी जो हम एक्सरसाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना एक ग्रुप का लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ ईमेल के ऊपर, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी जो असाइनमेंट्स होंगी या जो हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो वहाँ पे शेयर कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा सर जाफर, इसके हवाले से बताना चाहूँ, क्योंकि हमारा ये बेसिक से इंटरमीडिएट तक ये लेवल का प्रोग्राम है, तो कई चीज़ें आपके लेवल की नहीं होंगी। कोई मसला नहीं है, वो जाफर को मैं अलग से हैंडल कर लूँगा। वो सारी चीजें देखकर ही मैंने उठी की। लेकिन फिर जब फीडबैक देते वक्त इन चीज़ों को मद्देनजर रखिएगा कि इट वाज इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। डोंट यू वरी। थैंक यू। जी अतीक, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आप इस ट्रेनिंग से क्या लर्न करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली सर आई एम फ्रॉम NOMC. We are processing GSM related complaints on level 2. एंड हमारा क्योंकि एक्सेल से हम डाटा जो हम कंपाइल करते हैं डेली बेसिस पर, आउटेजेस वाला और इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस पर हम फार्मूलाज में जो है वो अपने इंटर कर रहे होते हैं उसमें, और मतलब टाइम वेस्टिंग एक आई थिंक सो कि मैक्रोज और इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है समथिंग आउट ऑफ इट, और विल सेव आवर टाइम, और इंशाल्लाह फिर कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। जी कामरान साहब, आई थिंक आप म्यूट हैं या क्या? मैं इंजीनियरिंग सेंट्रल से हूँ और नॉर्मली हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वीपी बेसिकली उससे मेरा इतना कोई एक्सपोजर नहीं है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहाँ से कुछ नया सीखूंगा और फिर अपने रिपोर्ट्स को मजीद ऑटोमेट और बेहतर करूँगा। आपके पास दो गुरु बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग में, यहाँ पे एक रज़ा है और एक साजिद है। जी सर, वो गुरु बैठे हैं और डेटा एनालिसिस के, लेकिन बस कुछ नया भी सीख लूँगा यहाँ से इंशाल्लाह। जी जाजिब, जाजिब भी साउथ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाजिब फ्रॉम साउथ चैनल प्लानिंग टीम। इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली हमारे पास एक रिसोर्स है बहुत अच्छी, अदनान दानिश के नाम से, लेकिन उनके वो छुट्टियों में भी चले जाते हैं कभी कभी, तो उनके बैकअप के लिए एक और रिपोर्ट ऑटोमेशन और मैक्रोज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो
So this is the core reason कि I am here. इंशाल्लाह। जी ज़ुरैर साहब, आप अब्बासी, तो अब्बासी साहब तो इस्लामाबाद से होंगे डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी अस्सलाम। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद से हूँ। जुरैज अब्बासी नाम है मेरा, और बैंक रिकंसिलिएशन और मॉड्यूल मैं डील करता हूँ। ये और किस टीम में आता है उसमें? फाइनेंस अच्छा, में। फाइनेंस में, ओके ओके। जी जी। और मेरा ज़्यादातर काम तो एक्सेल बेस्ड है। तो आज के सेशन या बल्कि जिस ट्रेनिंग से मुझे यही है कि शायद एक्सेल से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें हों या उससे एडवांस ये जो क्वेरीज हैं, इस तरह की चीज़ें सीखने को मिले। इंशाल्लाह ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इंशाल्लाह। कैसर, कैसर आप म्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैज़ार कैज़ार, सॉरी CBS नॉर्थ। वैसे हमारा काम तो मोस्टली एक्सेल पे ही होता है, मगर रिपोर्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं, तो उम्मीद है कि इससे हमें ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स बना सकेंगे। इमरान, आपका तो मुझे पता है आप क्या कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं एक्सेल में, क्योंकि आप हर एक ऑल्टरनेट ट्रेनिंग के ऊपर जो है मेरे साथ होते हैं। तो आगे इसके बाद हम आई थिंक मोहम्मद उस्मान हैं, इनसे हमारी नहीं बात हुई। उस्मान, आप अवेलेबल हैं? मोहम्मद उसामा, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं CBS नॉर्थ से हूँ और हमारे मेन काम एक्सेल के ऊपर ही होता है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और मैक्रोज वगैरह तो मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, लेकिन एज सच कोडिंग वगैरह आपने काम नहीं किया VBA के ऊपर। तो आई होप कि हम यहाँ पे कोडिंग वगैरह भी सीखें। CPBS नॉर्थ? CBS नॉर्थ ये किसका? कॉर्पोरेट बिजनेस सपोर्ट नॉर्थ। अच्छा अच्छा, ठीक। CBS एंड PMO फातर मनान साहब के अंदर। फातर साहब के अंदर, ठीक, समझ गया। सुहेल हमदानी जी, सुहेल साहब अवेलेबल हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल हमदानी हूँ मैं, और NOMC में काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। और चूँकि डेली पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिपोर्टिंग है, और उसमें बेसिक्स की मुझे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए मैंने HR से रिक्वेस्ट किया था कि चूँकि कंपनी मैनेजमेंट के साथ साथ रिपोर्टिंग के अंदर भी मुझे सपोर्ट की जाए। अच्छा, इसमें सुहेल मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगी। ये है प्योरली कोडिंग के रिलेटेड कि आप खुद से फार्मूला कैसे बना सकते हो, यूज़र इंटरेक्शन के फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, आप डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हो। वो प्रोसेस जो कि आपको करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, वो विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर कोडिंग आप कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि ये ट्रेनिंग जो है ये आपको इसमें वो उस तरह से समझ नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारे ऑब्जेक्ट्स वही डिस्कस कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी लोगों ने एक्सेल में यूज़ किए हुए हैं, तो फिर आप बेशक HR को कह के नेक्स्ट ट्रेनिंग जो भी एक्सेल की आती है उसमें स्केड्यूल करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग इस बन रही हो आपकी, तो फिर इसमें हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। गुलाम नबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंजीनियरिंग में नॉक डिपार्टमेंट से हूँ। तो हम लोग बेसिकली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह पर तो काम कर रहे होते हैं, मैक्रोज वगैरह भी काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली विजुअल बेसिक के साथ इंटरेक्शन हो नहीं सका, तो जब ये ट्रेनिंग का पता चला तो ज्वाइन कर ली ताकि कुछ सीखने को हमें भी मिल जाए। ये भी आई थिंक 3 मंथ बैक HR ने ये इनिशिएटिव लिया था कि एडवांस लेवल के टूल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट की जाए। इससे पहले VBA की ट्रेनिंग नहीं होती थी। मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि पाइथन और R के ऊपर भी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ये बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो कि अभी इस टाइम की डिमांड है। वकास आपके साथ हो गया इंट्रोडक्शन? नहीं, आई थिंक नहीं हुआ। वकास अली, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना खुद को, तो एक कैमरा ऑन कर लिया करें, एक दफ़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मे बी मैं आपसे मिला हुआ हूँ पहले, आपको जानता हूँ। हाँ देखें ना, वकास, मैं तो कोई और वकास समझ रहा हूँ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा वकास अली है। मैं CPBS सेंट्रल 8 कोर्स से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि कोडिंग
सीखने को मिलेंगे, तो जो काम के अंदर जो की सिंप्लीफिकेशन और उन पे टाइम सेविंग हो सकेगी, क्योंकि ज़्यादा काम एक्सेल के ऊपर ही होता है। तो जो रिकॉर्डेड मैक्रोज वगैरह है वो तो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन कोडिंग जो है ना वो एज सच नहीं आती। सो वहाँ पे शायद थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, और प्लस सिंस इट इज़ प्योरली रेलेवेंट टू आवर इंडस्ट्री, तो आई एम श्योर कि वो ट्रेनिंग का जो मटेरियल होगा, चीज़ें होंगी, वो इस लिहाज से बिल्ड होंगी कि हमें अपने काम के साथ कनेक्ट करने में आसानी आएगी कि हम कहाँ कहाँ ये चीज़ें प्लग इन करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आपका तो रोल भी बीए का है ना? बिल्कुल यही है। ठीक, थैंक यू जी। एजाज खान, एजाज का हो गया था? एजाज से आई थिंक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं भी इमरान साहबजादा की टीम से ही हूँ, CPBS नॉर्थ। पर्पस इस ट्रेनिंग का यही है कि मेरा भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, एजुकेशन मैंने उसी में की हुई है, तो हम रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं। वही आप लोग बात जो अगर हम 3-4 घंटे में कोई चीज़ कर सकते हैं, अगर वही मैक्रोस वगैरह फार्मूलाज पे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो। एजाज, आपने किसको रिप्लेस किया है CPBS नॉर्थ में? आसिम को? नहीं, रिप्लेस तो नहीं किया। CPBS नॉर्थ की नई जो टीम है, ऑपरेशंस टीम, उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। आसिफ भाई, ये नई टीम बनी है बाजवा साहब के अंडर, जो बाजवा है साहब, ठीक, नॉर्थ ठीक। 3 है, मेट 2 और उस्मान नसीर जो है नॉर्थ 1 के। अदनान मुनीर, अदनान आप तो हमने तो इकट्ठी बिग डेटा की भी ट्रेनिंग की थी। अब म्यूट हैं आप। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आप तो जानते हैं, लेकिन बाकियों के लिए भी आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग सेंट्रल NC, और जो बेसिकली मैंने ये मीटिंग या ये ट्रेनिंग ज्वाइन की, उसमें ना 3 रीजन थी। एक ये, मेरे पास कोई 11-12 वेंडर्स हैं, तो डेली की उनसे रिपोर्टिंग लेनी और उसको एक अपनी शीट में देना मैनेजमेंट के रिव्यू के लिए। इट्स हेक्टिक जॉब कि मैं अंदर लगाता हूँ VLOOKUP एक वेंडर से दूसरे वेंडर से, तो कोई ऐसा सिस्टम उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगा कि मैं उनकी शीटें लूँ, एक फोल्डर में रखूँ और अपनी शीट में एक बटन दबाऊँ और वो सारा कुछ ना डाटा अलाइन हो जाए। ठीक है, तो जो मैंने जिसका मकसद के लिए की, एक तो मेरा ये मकसद है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैंने ना स्लाइसर कुछ यूज कर रहा हूँ मैनेजमेंट डैशबोर्ड के लिए, लेकिन उसमें ये है कि हर तरह के ना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, तो वो मेरे लिए एक हेक्टिक जॉब बनी हुई है कि मैं ना हर एक के लिए अलग से एक अपना डाटा के माइलस्टोन वाइज ना उसको अरेंज करूँ। हाँ, ये हो जाए कि एक बार वर्किंग करूं और बाद में पता चल जाए जी अच्छा इसने डाटा मांगना है, तो मैंने ऐसे करके खुद ही प्रेजेंट करता रहे, तो वो उसकी स्ट्रक्चरिंग उस तरह से आ जाए। दूसरा ये कि जो भी मुझे डाटा आ रहा है, लाइक हमारे 10 to 12 वेंडर्स हैं उधर से, वो कोई ऐसा सिस्टम हो या तो मैं उन्हें कोई ऐसा चीज दे दूं कि वो उस ऑटोमेशन के थ्रू या कुछ ऐसा कि वो एक स्पेसिफिक माइलस्टोन को स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करें, हर एक की अपनी वर्डिंग ना हो। तो ये मेरी दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद ये है कि जो डेली रूटीन्स की कुछ चीजें होती हैं, लाइक मैंने इसको ये शीट सेंड करनी है, इससे ये डाटा लेना है, वो कुछ हैं जो डेली बेसिस पे मुझे ना 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं वो डाटा बना के और उनको सेंड करने में। तो ऐसा हो कि भी वो डाटा खुद ही बनता रहे और सेंड होता रहे। तो बेसिकली मेरे ये 3 मकसद है जिसके लिए मैंने ये ट्रेनिंग के लिए ना रिक्वेस्ट की थी कि अपनी टीम से कि भाई मुझे अलाउ करें कि अगर ये 3 चीजें हमें फुलफिल होती हैं तो मुझे अलाउ कर दे, मैं ये ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ। इसमें आपको ऑटोमेशन और डायनामिक यूजेज ऑफ द टूल एंड ऑब्जेक्ट्स जो है ये तो सीखने को मिलेगा। जो आपकी क्वेरी है ना कि आपके पास डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है और उसके ऊपर वर्किंग करके आपको एक करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आई थिंक VBA की बजाय आप उस पर पावर टूल्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, ईजीली भी होगा और उसमें वो एरर फ्री काम एक होता है। VBA में आपकी कोडिंग में कहीं पे कोई एक आपसे गलती हो गई तो वो फिर कंटिन्यूसली चलती रहेगी टिल द टाइम कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। लेकिन आप इससे भी ट्राई कीजिएगा और होपफुली ये हो सकता है सारा कुछ, कोई इसमें ऐसा सच वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इब्रार मलिक साहब, आई थिंक इब्रार मलिक साहब के साथ भी पहले इंटरेक्शन रहा है मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये तीसरी ट्रेनिंग कितनी कर रहे हैं? 2-3 ट्रेनिंग हुई है मेरी आपके साथ डैशबोर्ड वगैरह की, तो माशाल्लाह उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अभी सर मैक्रोस पे और कोडिंग पे मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, तो वो इस ट्रेनिंग में हमें कुछ मिल जाएगा। जी सुफियान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम फैन खुर्शीद है। मैं फील्ड लोकेशन नॉर्थ वन इंजीनियरिंग नॉर्थ से हूँ और मेरा ज़्यादा जो काम है वो हम एनालिसिस वगैरह करते हैं साइट्स के और बीटीएस से वगैरह के, तो उस एक्सेल पे ही ज़्यादा काम होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद में कुछ टाइम सेविंग की कुछ मुझे इसमें फ़ायदा होगा। बाकी मुझे इस तरह आइडिया नहीं है कि इसमें किस तरह की वो, लेकिन ये कि टाइम सेविंग की तरफ आई थिंक मुझे इसका फ़ायदा होगा। मैं भी एक्सपेक्ट करूँ, बाकी जैसे आपके साथ चलेंगे ऐसे ऐसे देखते हैं इसको इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ना जो इंट्रोडक्शन में जो मेरी गट फीलिंग्स है वो ये है कि सब लोग अपने शौक़ से आए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, किसी को भी डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनाया। और मैं होपफुल हूँ कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो है वो मुझे बेसिकली ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप सब लोग जो है वो इस ट्रेनिंग को इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाह रहे थे या ये ट्रेनिंग करना चाह रहे थे। सेकेंडली, हमारी ट्रेनिंग्स के दौरान कोई 2, 3 या 4 असाइनमेंट्स भी होंगी। उन असाइनमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये एचआर की रिक्वायरमेंट है। असाइनमेंट्स जो हैं मुझे इनके रिजल्ट्स जो हैं वो एचआर के साथ शेयर करने होते हैं, और ये ही आगे हर आई थिंक ईयर एंड पे करते हैं, ये कब करते हैं इसकी समरी ये लोग जो है वो प्रेजेंट करते हैं, अपने CHRO को करते हैं, किसको करते हैं आई डोंट नो। अभी बेशक आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर लीजिएगा। कहीं पे अगर आपको वॉइस का इशू है तो उसमें मेरे ख्याल में वीडियो ऑफ करने से वो आपका काफ़ी हद तक जो है एड्रेस हो जाएगा। ट्रेनिंग की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग इसके नोट्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप इसको लेके चलना चाहें चल सकते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास जो इसमें टोटल 2 सेशन है। सेशन 1 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैक्रोज़ के बारे में कि मैक्रोज़ क्या होते हैं, इनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, शॉर्टकट की कैसे इंस्टॉल की जाती है वगैरह। फिर हम जो हमारा बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो कहाँ पे कोडिंग कहाँ पे करनी है और उसके सारे फीचर्स क्या क्या हैं, तो वो विजुअल बेसिक एडिटर है, एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है और उसी के ऊपर हम उसके काम कर रहे होंगे, लेकिन उसकी भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँगा। फिर क्या करना है कोडिंग लिखते हुए और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कोडिंग्स के हवाले से इसमें इस ट्रेनिंग के अंदर, इस फर्स्ट सेशन में। और ये सेशन है 8 आवर्स का। 8 आवर्स का मतलब ये होगा 3 घंटे आज के, 3 कल के और 2 घंटे मंडे के। बेसिकली ये सेशन 2-2 घंटे का था, लेकिन कल कुछ अर्जेंट मीटिंग की वजह से मैं नहीं आप लोगों को ज्वाइन कर पाया, तो हमने ये पहले 2 दिन को 3 आवर्स पे लेके हैं, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल ले जाएंगे। वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर कैसे किया जाता है और उस डेटा को वेरिएबल के अंदर ही रिप्लेस कैसे किया जाता है नए डेटा के साथ, फिर उसको हम फंक्शंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर डेटा टाइप्स क्या क्या हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। हमने शीट के साथ इंटरेक्ट करना है, हमने वर्कबुक के साथ इंटरेक्ट करना है, या हमने किसी सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, कॉलम्स को कैसे रीड करते हैं, रोज़ को कैसे रीड करते हैं और उनको राइट कैसे करते हैं। अगर हम बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो जब हम उसमें डेटा पुट करते हैं तो हमने फॉर्म को कैसे बताना है कि अब जो डेटा हम आपको पंच कर रहे हैं वो डेटा आपने किस रो में जाके डालना है, तो वो हम देखेंगे। अदरवाइज़ तो होगा ये ना कि हमने एक स्टैटिक उसको लोकेशन दे दिया तो उसी लोकेशन में वो डेटा ऐड करता जाएगा। उसके बाद कंट्रोलिंग फ्लोज के ऊपर हम बात करेंगे, हम लूप के ऊपर बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करेंगे। उसमें हमारी इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ देन उसको हम कहेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप एक्सेल के अंदर फार्मूलाज यूज़ करते थे। फॉर नेक्स्ट लूप है, डू वाइल लूप है, तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ना इस ट्रेनिंग का थोड़ा सा आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने उसी वक्त साथ मुझसे पूछते जाना है, ताकि कोई भी चीज़ अनआंसर्ड ना रह जाए। रिकॉर्ड दिस ट्रेनिंग सो लेटर। जी अदनान, मैंने आपको पहले कंफर्म किया था कि इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग हमने हर ट्रेनिंग की ऑलमोस्ट करते हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम आपको देंगे। बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग इस वक्त चल रही है। अच्छा, विजिबल मुझे नहीं है आपकी स्क्रीन, आपने मैं आपको अभी डिस्प्ले करता हूँ। जिस वक्त हम इसके ऊपर शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इस मॉड्यूल का, मैं सारा कुछ आपको डिस्प्ले करके वो काम करके दिखाऊंगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें फिर एरर हैंडलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, एरर्स को कैसे हमने हैंडल करना है। अगर हम बात करें मैसेज बॉक्सेस की, तो हमने मैसेज बॉक्स के ऊपर कैसे चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कर रहे होंगे सेशन 1 के अंदर, और सेशन 1 हमारा मंडे तक चलेगा, मंडे तक हम इसको लेके जा रहे होंगे। उसके बाद हम नेस्टेड जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर बात करनी शुरू कर देंगे कि हमने इफ़ स्टेटमेंट लिखी थी, इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिखना है, इफ़ के अंदर फॉर लिखना है, या इफ़ के अंदर हमने केस का लिखना है, कोड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें थी, एक सेकंड मुझे मशीन करने दीजिएगा। चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और एक्सेल को हम ओपन भी कर लेते हैं। फिर कुछ कोशिश करेंगे, कोई प्रोजेक्ट भी करेंगे इसके ऊपर। अब वो प्रोजेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी हम उसमें बात कर रहे हों कि हमने फॉर्म में डेटा एंट्री कैसे करनी है, या प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर हम बात कर रहे हों, या हम बात कर रहे हों कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं इसके साथ। अगर आपके पास डेटा हाई रॉ फॉर्म में आ गया तो उसको डेटा क्लीनिंग के लिए मैक्रोस कैसे हम राइट कर सकते हैं। फिर इवेंट्स प्रोसीजर की बात करेंगे कि अगर आपने कोई एक मैक्रो बनाया या लिखा, तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है, या आपने कोई फार्मूले लिखे हैं और उनको ऑटोमेटिकली आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आपने बैकएंड से किसी डेटाबेस के साथ इसको लिंक कर दिया है और आप चाह रहे हैं कि ये रिफ्रेश करे ऑटोमेटिकली एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने डिस्कस की थी, या हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो इंटरनल हो या जैसी भी हो, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कुछ मैक्रोज हैं जो कि मैंने अलग करके रखे हुए हैं। इसमें कुछ मेरे अपने बनाए हुए हैं और कुछ मैक्रोज किसी और की तरफ से मैंने लिए थे और उनको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, तो ये फर्स्ट मैक्रो जो है ये डेटा क्लीनिंग का मैक्रो है, और इसके ज़रिए हम क्या करते थे कि डेटा जो है डेटाबेस से वो इंतहाई रॉ फॉर्म में आता था। तो मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, और उसको हम क्लीन करने के लिए इस मैक्रो को यूज़ करते थे विद सिंगल बटन। मैं अभी मेरे पास, हाँ, ये सिर्फ रन मैक्रो का एक बटन था। ये क्या करता है जी, ये डेट का फॉर्मेट गलत था, टाइम का फॉर्मेट गलत थे, इसके अलावा ये लास्ट 2 कॉलम्स नहीं है। तो ये क्या करता है जी, रन मैक्रो के बाद ये स्टूडेंट स्केड्यूल के अंदर जाता है, यहाँ से हर एक स्टूडेंट का जो स्टार्ट और एंड टाइम का मतलब ये है कि उसने किस टाइम पे अटेंड करना है यूनिवर्सिटी को या क्लास को, वो और फिर उस किस बिल्डिंग में स्केड्यूल करना है उसके उस टाइम के हिसाब से, जो अवेलेबिलिटी है बिल्डिंग की, कहाँ कहाँ पे ये क्लासेस हो रही हैं, तो उसको एडजस्ट करता है ये मैक्रो। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैक्रो है। दिखने में तो ये काफ़ी इजी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने हर स्टूडेंट का टाइम उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उस पूरी लिस्ट के अंदर सर्च करना है। और एक टाइम ऐसा आता है उस क्लास के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे 10 लोगों की गुंजाइश है और 11 लोग अवेलेबल हैं, तो आपने वो 11वां स्किप करके कहाँ पे डालना है, वो चीज़ भी इसमें देखनी है। फिर ये एक फाइल सेपरेटर का मैक्रो है। अगर आप कोई फाइल है और डिफरेंट डेटा सेट डिफरेंट लोगों को भेजना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर मैं HQ के एंड से बात करूं, आपके पास रीजन लेवल का डेटा है, नॉर्थ 1 2 3 का, फिर सेंट्रल 1 2 3 4 5, इसी तरह साउथ 1 2 3, और आप उन सबको अलग अलग शेयर करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो हर बंदा दूसरे का डेटा जो है वो देख सके, तो आप ये मैक्रो जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा। सेंड का भी हम इसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट तक मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरी अपनी नीड थी। मैं उसको एक दफ़ा स्टडी कर लूँ, कहीं पे गलती है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें। या इसी तरह से ये एक और मैक्रो है, ये भी बेसिकली एक प्रोसेस ऑटोमेशन का मैक्रो है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैक्रो में क्या काम है कि जब ये बेसिकली प्रॉपर्टी मैनेजिंग की कंपनी है, उसके लिए मैक्रो ये लिखा गया था। इसमें क्या चीज़ है, जब भी कोई नई प्रॉपर्टी ऐड होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का एक अकाउंट बनाते हैं। वो अकाउंट कैसे बनता है, वो इनकम एंड एक्सपेंसेस में हर एक टेबल में उसकी डिटेल्स ऐड की जाती हैं, फिर रेनोवेशन में उसकी रोज़ ऐड की जाती हैं। ये काफ़ी सारे टेबल हैं, 2 टेबल यहाँ पे हैं और आई थिंक 10 या 12 टेबल इस शीट के ऊपर हैं। सब में एक या 2 रोज़ ऐड करनी है। फिर उसके बाद उसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अकाउंट कैसे जी, अकाउंट बिल्कुल जिस तरह ये 511 हाई के नाम से एक अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, इसी तरह एंड पे एक और अकाउंट आ जाएगा। और टोटल में भी अगर हम बिल्कुल एंड पे जाएंगे तो यहाँ पर भी उसका एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसके अंदर ये सारी
कैलकुलेशंस हो रही होंगी जो कि फार्मूलाज लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आई थिंक ग्राफ भी हैं कुछ, यस ये ग्राफ भी हैं। ये ग्राफ भी बेसिकली उस डेटा के साथ लिंक हो जाते हैं। मैं आपको ये रन करके दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा इस मैक्रो को। ये प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए वो एंटर वैल्यूज़ पूछ रहा है। अगर मैं लेट से कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी का नंबर है जी 211 स्पेस पंजाब सोसाइटी, ओके। अब ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। ये वो सारे फार्मूलाज कॉपी पेस्ट, रो ऐड करना, कॉलम ऐड करना, अकाउंट क्रिएट करना, ये सारे काम ये इस प्रोसेस के अंदर करेगा। और जब एंड पे जाएगा, अब ये है बेसिकली वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक पेमेंट डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने इसको रिप्लेस करना है जी, बिल्कुल रिप्लेस करना है। ये अब ये देखें, अगर आप स्टार्ट, ये सबसे पहले तो ये अकाउंट देखें 211 पंजाब सोसाइटी, यहाँ पे अकाउंट बन गया है, यहाँ पर इसका कॉलम ऐड हो गया है। और अगर स्टार्ट में हम आ जाएं इनकम एंड स्टेटमेंट में, तो आपको यहाँ पर भी पंजाब सोसाइटी जो है ये ऐड नज़र आएगी। यहाँ पर भी आपको पंजाब सोसाइटी ऐड नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मैक्रो, ये जो मैंने अभी तक मैक्रोज आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे लिखे गए हैं, रिकॉर्डेड नहीं है। उसके बाद ये मैक्रो मैं यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा हुआ। ये बड़ा सिंपल सा मैक्रो है, लेकिन ये एक्चुअली ये फार्मूला है जो कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं बार बार। यहाँ पर ये फार्मूला है, ये क्या करता है कि दो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है उनके दरमियान का डिस्टेंस मेजर करता है, और वो डिस्टेंस लेके यहाँ से ये लैट लॉन्ग कॉपी करता है। ये लैट लॉन्ग कॉपी करेगा, इस जगह पे लेके आएगा, यहाँ पे कहीं पे लैट लॉन्ग आई थिंक थे। उसके बाद हाँ, ये इस जगह पे कॉपी करेगा F3 और F4 में, और फिर ये फार्मूला कैलकुलेट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पर भी देखेंगे तो फार्मूला लगा हुआ है इंडेक्स मैच 1 2 3। इसी तरह यहाँ पर भी कोई फार्मूला ही है, स्मॉल का फार्मूला लगा हुआ है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो उसके हिसाब से इस टेबल को अपडेट करेगा। फिर ये पूरी की पूरी रो कॉपी करके यहाँ पर उसके अगेंस्ट पेस्ट कर देगा। बस ये इसका इतना काम है। मेन काम यहाँ पे उसका फार्मूला का है, इसका काम सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है मैक्रो का। उसके बाद ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फॉर्म कंट्रोल के ऊपर भी हम ज़ाहिर काम करेंगे। ये भी आई थिंक लास्ट ट्रेनिंग में ही हमने बनाया था। इसके ऊपर अगर मैं रजिस्टर नो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाता है। इसके अंदर मैं जो भी डेटा है वो फिल करके जब सेव करता हूँ, लेट से मैं सिर्फ एक चीज़ कर देता हूँ, तो ये एक न्यू लाइन में उसको ऐड कर देगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर बैकएंड पे ऐड की हुई हैं, जैसे @ साइन है तो वो उसने वैसे ही इसमें ऐड कर दी। इसको फिर बाउंड कैसे करना है कि एम्प्टी अगर एंट्री है या वो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको एरर दे, वो सारी चीज़ें एरर हैंडलिंग में हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से एक ये भी वीडियो है, वेब स्क्रैपिंग विद वीडियो। आई थिंक आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि जब भी हमने किसी वेबसाइट का डेटा कॉपी करना होता है अपने एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए भी हम VBA या पाइथन ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। VBA क्या करता है कि ये उस पर्टिकुलर लिंक को खोलता है, उसकी कोडिंग में जाता है, उसके जो क्लास है उसको रीड करता है और उस क्लास के अगेंस्ट जो भी डेटा अवेलेबल हो वो कॉपी कर देता है एक्सेल के अंदर। VBA पाइथन का मुझे आइडिया नहीं है वो उसमें लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ये बेसिकली जो ना ये सारी चीज़ें होंगी इस ट्रेनिंग में जो कि हम जिनके ऊपर बात कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैक्रो या VBA कोडिंग। मैक्रो नॉर्मली वही चीज़ है, इसका दो तरीकाकार हैं इसको लिखने के या इसको रिकॉर्ड करने के। पहला तरीकाकार ये है कि आप डेवलपर टूल्स में या व्यू में जाते हैं और वहाँ से जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं और कुछ स्टेप्स उसमें जो है वो आप करते हैं और उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसका कोड बैकएंड पे लिखा जाता है ऑटोमेटिकली। और जब भी आप उसको फ्यूचर में रन करेंगे तो वही सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिखना जो है वो आप डायरेक्टली VBA एडिटर में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उसकी कोडिंग लिखना शुरू कर देते हैं। उसी कोडिंग की बेस के ऊपर वो सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट होता है और उसी कोडिंग को वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट करने के ऊपर आप जाके प्रोसेस कर देता है। फिर इसमें आप शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं, मैक्रो को भी VBA को भी। शॉर्टकट की
जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग शॉर्टकट को ओवरराइड कर देगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने कंट्रोल यू शॉर्टकट की लिख दी है तो वो अंडरलाइन की बजाय वो मैक्रो को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी। कंट्रोल बी बोल्ड की बजाय मैक्रो को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी। तो हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि शॉर्टकट की ना दें, अगर दें तो फिर वो शॉर्टकट की ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जो ज़्यादा यूज़ होने वाली शॉर्टकट्स हैं उनको जो है वो ओवरराइट ना करें। अच्छा, उसके बाद हम इसको बटन के साथ भी असाइन कर सकते हैं। बटन पे क्लिक करें और वो एग्जीक्यूट हो जाए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अदनान मुनीर की जो इंट्रो में अदनान ने बताई थी चीज़, उसके ऊपर मुझे एक चीज़ याद आई है कि हम डेटा कहीं पे उसको रखें और ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे हो जाए। अनफॉर्चुनेटली डेटा मुझसे इसका ज़ाया हो गया, लेकिन ये डैशबोर्ड जो है ये जिस तरह से अदनान कह रहा है ये बिल्कुल वैसे ही डैशबोर्ड अपडेट हुआ था। अब इसमें क्या चीज़ थी, मैं इसको एक शॉर्टकट की के साथ इसकी सारी शीट्स अनहाइड करता था, एक बटन के साथ इसका सारा डेटा क्लीन करता था, फिर एक और बटन के साथ ये सारा डेटा जो है वो अपडेट करता था और फिर इसको मैं हाइड कर देता था वो सारी शीट्स एक बटन के साथ। तो ये बेसिकली 2 3 4 बटन के ऊपर मैंने ये प्रोसेस लिखा था और ये उन दिनों में मैंने बनाया था जब मैंने VBA और मैक्रो सीखना शुरू किया था। ये तब की बात है, या ये कह लें कि ये मेरा VB के ऊपर पहला प्रोजेक्ट था। अब मैंने इसके लिए कंट्रोल यू जो है वो रखी थी शॉर्टकट की अनहाइड करने के लिए। मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये देखें इसकी ये ग्राफ था हमारे पास पहले, लेकिन ग्राफ के अलावा ये जितनी भी डेटा शीट्स हैं ये सारी की सारी अनहाइड हो गई हैं। अब अटेंडेंस शीट के अंदर मैंने 2 बटन और लिखे हुए थे, एक क्लियर का था और एक इंसर्ट का था। क्लियर क्या करता है, अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सारी की सारी शीट्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है, जो प्रीवियस डेटा था उसको डिलीट करता है। बड़ा सिंपल सा मैक्रो है। इंसर्ट क्या करता था कि इसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मैंने ये रखा होता था, मैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह नंबर दे के मैंने शीट्स रखी थी और जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता था तो वो इसमें इंपोर्ट हो जाती थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल H करता था। जब मैं कंट्रोल H करता था तो ये वो सारी की सारी शीट्स जो हैं वो दोबारा हाइड हो जाती थी और मेरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाता था। बाकी ये जो चेक बॉक्सेस हैं या रेडियो बटन्स हैं या ड्रॉप डाउन है, इनका इस VB के साथ यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं है। यस, आप कर सकते हैं। डेवलपर के अंदर हमारे पास 2 तरह के टूल्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्म कंट्रोल और एक होते हैं एक्टिव एक्स कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल विदाउट VB कोडिंग आप उनको रन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव एक्स कंट्रोल को आप VB के बगैर रन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल? अब्दुल्ला, जी किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। जी बिल्कुल आबिद भाई, आगे चलो। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं VB एडिटर का। Alt F11 अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो Alt F11 VB एडिटर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं, अगर किसी के पास डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो मैं आपको डेवलपर टैब का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह से आपने लेके आना है। होपफुली सबके पास होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये होम टैब पे या किसी भी टैब पे जाएं और ये जो राइट साइड पे ब्लैंक स्पेस आ रही है ना, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कस्टमाइज रिबन के नाम से एक ऑप्शन आएगा, इस पे जाएं और जो राइट साइड पे पैन बना हुआ है कस्टमाइज रिबन का, यहाँ पर आपके पास डेवलपर अनचेक हुआ होगा, ऐसे इस तरह से होगा। इसे चेक करके ओके कर दें तो डेवलपर टैब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब डेवलपर के अंदर आपके पास कोड के लिए ये मैक्रो राइट करना या रीड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एड इन्स कैसे ऐड करने हैं, आप जो ड्रॉप डाउन या इस तरह के टूल्स हैं वो कैसे ऐड करते हैं, उसका सोर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था शॉर्टकट की F11। अगर आप F11 नहीं करते तो आप यहाँ से Alt F11 की बजाय विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करके भी ये विंडो ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस विंडो के अंदर क्या क्या कुछ है हमारे पास? एक्सेल की तरह टाइटल बार है, मेन्यूज़ हैं। ये मेन्यूज़ का स्टाइल अभी वही है वो जो आई थिंक 2003 एक्सेल में था, तब की ये स्टाइल हुआ करता था उस वक्त। सेव करना है, कैसे करना है, हम इसके ऊपर ना 2-3 चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम करेंगे। एक हम करेंगे मॉड्यूल्स के ऊपर काम, मॉड्यूल कैसे ऐड किया जाता है, मॉड्यूल के अंदर कोड कैसे किया जाता है।
और मोस्ट ऑफ द कोडिंग हमारी मॉड्यूल के अंदर ही होगी। और दूसरा, हम इसके अंदर फॉर्म कैसे ऐड करना है और फॉर्म के ऊपर काम कैसे करना है, ये दो चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, फाइल टैब की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है। नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। कॉपी पेस्ट कट, यहाँ पर मुझे उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मैंने इसको यूज़ किया है। मैं इन सब टूल्स में से क्या करता हूँ, मेरे पास ये बटन है रन मैक्रो के, पॉज के और स्टॉप के, मैं इनको यूज़ कर रहा होता हूँ। फॉर्म के तो जब मैं काम करता हूँ तो उसको डिज़ाइन मोड में लेके जाना है या एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। और यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, ये है आई थिंक स्टेप ओवर, यस, कि आपने जो कोड लिखा है हर लाइन को 1 बाय 1 रीड करते जाएं। और ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे कोड के अंदर कोई एरर आ जाए और एरर हमें समझ में ना आ रहा हो कि वो है कहाँ पे, तो हम 1 बाय 1 रो बाय रो को एग्जीक्यूट करते जाते हैं और एरर तक हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये इसकी इमीडिएट विंडो है, यहाँ पर इसके सारे वो जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके अलावा है जी लोकल्स विंडो, क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। और वॉच विंडो, वॉच विंडो में भी आपके वो जो एरर्स आ रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती हैं। नॉर्मली मैं इनमें से कोई भी विंडो यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में बनाई है तो ये यूज़फुल चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सबके पास ये टूल्स आ रहे हैं। ये जो लास्ट रो है, ये जो जहाँ पे एक्सेल है और ये सारे ये टूल्स आप देखें, ये बेसिकली दो डिफरेंट टूल्स हैं। अगर नहीं आ रहे तो मुझे बता दीजिएगा, एक स्टैंडर्ड है और एक डीबग के हैं। अगर नहीं आ रही तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टूल डिस्प्ले हो जाएंगे, इनको बस आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट विंडो है, जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है, जो भी आपने शीट जिसके ऊपर काम करना है या एक्सेल के ऊपर काम करना है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं एज एड ऑन, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो भी है। प्रॉपर्टी विंडो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप फॉर्म कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। आपने फॉर्म बनाया, उसके ऊपर बटन्स ऐड किए, उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ऑप्शन बटन, ड्रॉप डाउन्स किया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ विंडो में देख रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो दिस वर्कबुक में हम लिखते हैं और दूसरा है हमारे पास एक्सेल शीट। इन दोनों के अंदर भी आप कोडिंग जो है वो उसमें लिख सकते हैं या लिखते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो डेफिनेटली इसी तरह से शो हो रही होती है आपके पास यहाँ में। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। हाँ, जब भी आपने मैक्रो लिखना है या आपने रिकॉर्ड करना है तो उसके बाद आपने उस शीट को मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव करना है। अगर आप मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे सेव नहीं करेंगे तो वो मैक्रो दोबारा जब ओपन करते हैं वो रन नहीं होगा। तो उसको रन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के तौर पे उसको सेव करें। जैसे मैं यहाँ पर इसको ट्रेनिंग मैक्रो, यहाँ से मैं इसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में ले जाऊँगा। ठीक है जी, अब एडिटर में जाके देखते हैं इसको। और अगर आप इस शीट का नाम यहाँ से चेंज करते हैं तो एडिटर में भी यहाँ पर ये शीट चेंज हो जाती है। अच्छा, कराची में आई थिंक जो नमाज के टाइमिंग्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। कराची से भी 2-3 लोग हैं हमारे साथ और यहाँ पे हमारी तरफ ज़रा डिफरेंट है। तो इसको ब्रेक्स को हमने थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना है कि सब लोग जो है ना वो अपने अपने टाइम पे नमाज अदा कर लें। वो मुझे आप लोगों के पास असर कितने बजे होती है कराची वालों? अभी कौन सी नमाज की बात कर रहे हैं, जैसे असर की, मगरिब की? हाँ जी, असर और मगरिब ये दोनों ही हमें इस ट्रेनिंग में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असर हो जाती है हमारे 4:30 बजे और मगरिब अराउंड 6 बजे। ठीक है, तो मगरिब की नमाज तो आप ट्रेनिंग के एंड पे पढ़ सकते हैं। हम लोग जो है ब्रेक लेंगे असर की एक 4 बजे यहाँ पे, और मगरिब की ब्रेक हम लेंगे तकरीबन 5 बजे। 5:05 पे लाहौर में अजान होती है।
अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर कि मैक्रो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। अब रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो की ये विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो में आपने उस मैक्रो को कोई नाम देना होता है, कोई भी नाम हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैक्रो नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। इसको आपने विदाउट स्पेस लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इधर अगर अपना नाम लिख देता हूँ और मैं विद स्पेस लिखता हूँ तो मुझे ये एरर दे देगा। शॉर्टकट की आप क्या देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने वहाँ पे यू दी थी, अब कंट्रोल शिफ्ट यू उसने मुझे सजेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको बी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी है, ए क्यू, कोई भी की आप यहाँ पे लिखेंगे वो मैक्रो की शॉर्टकट की बन जाएगी। कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं, पर्सनल मैक्रो बुक वर्कबुक में शेयर करना, स्टोर करना है, न्यू वर्कबुक में करना है और दिस वर्कबुक में करना है। न्यू एक नई वर्कबुक में है, दिस वर्कबुक जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक है। अगर आपने एक मैक्रो लिखा और उसको स्टोर कर दिया पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में और वो शीट आपने शेयर कर दी किसी और कोलीग के साथ या किसी दूसरे बंदे के साथ, तो उसके पास जाके वो रन नहीं होगी, क्योंकि वो स्टोर होगी आपके सिस्टम की मेमोरी के अंदर। वो बेसिकली आपकी उस एक्सेल वर्कबुक के अंदर नहीं है, आपके सिस्टम के जो एक्सेल की मेमोरी है वहाँ पे जाके स्टोर हुई है, वो सिर्फ आपके सिस्टम पे रन करेगा। तो प्रैक्टिस यही रखें कि दिस वर्कबुक में आप इसको स्टोर करें। डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखा करें, डिस्क्रिप्शन में आप उसको ये चीज़ स्टोर कर सकते हैं कि ये मैक्रो जब आपने लिखा था इसका पर्पस क्या था, क्यों लिखा गया था, इसकी ये फंक्शंस क्या क्या हैं, या क्या क्या चीज़ें आपने इसमें ऐड की हुई हैं। तो जो चीज़ें आपको जाके समझनी पड़ेंगी वीबी एडिटर में, वो यहीं से आप को पता चल जाती हैं। अब मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों दिया है, क्योंकि मैंने नाम के दरमियान में स्पेस दिया। अब मैं ये स्पेस ख़त्म करके इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब ये इसकी हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम और इससे कुछ 4 सेल नीचे भी अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, फिर यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं जाकर डिलीट कर देता हूँ। ये 3-4 स्टेप किए और इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये जो कुछ भी मैंने किया है ये एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने इसको असाइन नहीं किया, शॉर्टकट की असाइन नहीं की। तो मैं सिंपली मैक्रोज को ओपन करूँगा और यहाँ से जाके मैं इसको रन कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं कर दूँ मैक्रोज और रन, या इसको मैं बटन के ऊपर असाइन कर सकता हूँ। इंसर्ट शेप ले लें या बटन ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये एक शेप ली और इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर दें। अब यही मैक्रो जो है ये काम करेगा इस बटन के साथ। अच्छा, ये बटन आप इसकी जो शेप्स है वहाँ से भी ले सकते हैं और आप ये डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट से भी ये बटन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है बटन के लिए तो उसने मुझे मैक्रोज की लिस्ट दे दी है कि कौन सा मैक्रो असाइन करना है या न्यू रिकॉर्ड करना है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। और जब इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो वही काम करेगा जो उस सूरत में कर रहा था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने राइट कैसे करना है मैक्रो। अब मैंने शीट 1 डिलीट कर दी है और मैंने ये गलत किया, मुझे आपको कोडिंग दिखानी चाहिए थी। चलें, कोई मसला नहीं है, कोडिंग भी साथ ही चली है। अच्छा नहीं, मॉड्यूल 1 है इसमें। अब ये देखें सब यस, तो इसमें कोडिंग नहीं डिलीट होनी थी। हमने क्या किया जी, हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, सब के साथ हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और एंड भी सबको करना पड़ता है। तो उसके नाम लिखा, नाम के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। जब भी फंक्शन लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसका मैंने जिस पे भी काम किया है, PHP है या पाइथन है या C है, C++ है, जावा है, उनमें फंक्शन के लिए यही एक तरीकाकार यूज़ किया जाता है कि आप उसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद मैक्रो का नाम, ये मैंने मैक्रो का नाम यहाँ पे लिख दिया। रेंज C4, रेंज क्या चीज़ है, बेसिकली बता ये रहा है कि हमारा कर्सर इस वक्त कहाँ पे है। C4 में था, C4 इज़ अ सेल, और यहाँ पर हमने इसको नहीं बताया हुआ कि आपने किस शीट के ऊपर काम करना है। तो हम जिस भी शीट में जाके इसको रन करेंगे ये उसी शीट के ऊपर एक्शन कर देगा।
फिर उसके बाद हमने बताया कि एक्टिव सेल जो है वो आपने उसके अंदर ये जो भी एक्टिव सेल है आपका ये रो 1 है, कॉलम 1 है, उसके अंदर आपने आबिद लिख देना है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया इसने ये लिख दिया। फिर रेंज C9 ले ली, C9 जो है इसी के नीचे मैंने कर्सर मूव किया था और उसमें जाके मैंने मकसूद लिख दिया था। फिर C कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया, ये सिलेक्शन डॉट कॉपी। फिर J कॉलम में जाके मैंने फिर सेलेक्ट किया J कॉलम को और उसमें पेस्ट कर दिया। F कॉलम को सिलेक्ट किया और पेस्ट किया। फिर C कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद कट कॉपी पेस्ट मोड को मैंने ख़त्म किया है यहाँ पे। हाँ, ये क्लियर कंटेंट की है। कट कॉपी पेस्ट मोड जो है ये ख़त्म हो जाता है जिस वक्त आप एस्केप की प्रेस करते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन क्लियर कंटेंट्स, वो जो C कॉलम में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो मैंने डिलीट कर दिया। तो इतना सारा काम है जो कि मैक्रो के ज़रिए मैंने किया है। ये छोटा सा मैक्रो है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, अच्छा एक्सेल में ना एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, एक्सेल के अंदर जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, जो भी काम टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं, शीट्स यूज़ कर रहे होते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। तो VB जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करते हैं। आप एक सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो सेल इज़ ऑब्जेक्ट। आप किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, बटन एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम ये काम कर रहे होंगे। अगर मैं यहीं से इसको रन करना चाहूँ तो मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ। आप देखिएगा ये जाके इसमें एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि हमने इसको नहीं बताया था कि किस शीट के अंदर आपने ये काम करना है, तो उसने ऑटोमेटिकली जो भी मेरी एक्टिव शीट होगी उसके अंदर काम कर देगा। अगर मैं लेट से एक और शीट ऐड कर लेता हूँ और इस शीट का नाम ही चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब मेरा कर्सर है, यहीं से मैं मैक्रो को रन करता हूँ। अब जो भी मेरी एक्टिव शीट है ये उसके अंदर काम करेगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप रिपोर्ट्स के ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको सिलेक्शन के ऊपर लाजमी काम करना होता है। अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, वर्कबुक सिलेक्शन है, वर्कशीट सिलेक्शन है, फिर उसके बाद रेंज की बात आती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी एक्टिव जो भी वर्कशीट है वो उसके ऊपर एक्टिविटी कर देगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक तो मैक्रो सेव करते वक्त स्पेस के अलावा जो है वो कोई और चीज बंदा वो कर सकता है, अंडरस्कोर नेम, क्योंकि बाद का सिंगल वर्डेड नहीं होता। और दूसरा ये कि ये जो कोडिंग अगर ये उसी शीट पे जो एक्टिव शीट है उस पर अगर इसको कर देगा, अप्लाई कर देगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक शीट अगर हमने देनी है या वो देनी है तो उसके लिए क्या होगा? अच्छा ये चीज़ है ना, ये शीट सिलेक्शन, एक्टिव शीट को एक्टिव करना, वर्कबुक को एक्टिव करना, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए भी होता ही है कि सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि वर्कबुक कौन सी है जिसमें उसने जाना है। वर्कबुक वो डाल के डॉट सेलेक्ट डॉट एक्टिवेट, ठीक है। शीट किस शीट में जाना है तो शीट नेम्स भी वहाँ पे आ रहे होते हैं। अगर आपके पास इन केस वर्कबुक जो है वो किसी एक और पाथ में पड़ी हुई है तो आप पाथ के साथ भी उसको दे सकते हैं कि इस पाथ पे वर्कबुक है, यहाँ पे जाके इसको आप ओपन करें, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। और सेव करते वक्त मैक्रो से कोई और नेम दे सकते हैं स्पेस, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। अब सिर्फ इसका जो है ना मकसद ये होता है नाम को स्पेसिफाई करने का कि जब भी आप फ्यूचर में इस मैक्रो को देखें आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे अच्छा इस मैक्रो के अंदर मैंने किया क्या होगा। जैसे क्लियर का मैक्रो है ना, आपने कंटेंट क्लियर करना है, कंटेंट क्लियर के नाम से मैक्रो लिखते हैं। स्पेस दे देना चाहे स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर कर सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, विदाउट स्पेस उसको लिख सकते हैं जैसे आप लिखना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? अब ये मॉड्यूल हम इससे हट के काम करते हैं, इसको मैं जाके करता हूँ डिलीट। सॉरी, मैक्रो डिलीट कैसे करना है? मैक्रो को ओपन करें, सिलेक्ट करें और डिलीट करें। अब मॉड्यूल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखें ये खाली हो गया। अच्छा जी, अब कोडिंग का थोड़ा सा मज़ीद चीज़ें हम देखते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि स्टार्ट में हम जितनी भी स्लो स्पीड कर सकें और आपके जितने भी क्वेश्चंस हों
उनको साथ लेके चलें, ताकि कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो कि किस थोड़े से लोग हैं जो ट्रेनिंग में आए हैं, और ये थोड़े से लोग जो हैं, ये मेरी कोशिश ये है कि हर बंदा ही इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए आने वाले दिनों में। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस मैक्रो को एक नाम देते हैं जो हम खुद अभी लिखने जा रहे हैं, और उसके अंदर उसको एक बटन के साथ असाइन कर देते हैं, ताकि जब भी हमने जाके एक्सेल के अंदर इसको रन करना है तो हमें आइडिया हो जाए कि इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर हमें क्या जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, जो भी है। सबसे आपने स्टार्ट करना है, मैक्रो नेम है, ये मैंने मैक्रो नेम ही इसका लिख दिया, एंड सब उसने मुझे खुद लिख के दे दिया है। ये तो आपका हो गया मस्ट। अगर आप कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आप कंपाइलर को नहीं बताना चाह रहे कि ये क्या है, कंपाइलर उसको नहीं रीड करे, तो उसके लिए आप सिंगल कोटेशन मार्क देके उसके बाद कुछ भी लिखें, उस लाइन के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा, मैक्रो ना तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और ना ही उसके अगेंस्ट आपको कोई एरर पॉपुलेट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर नाम लिखता हूँ तो ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसा टेक्स्ट है जो कि ना तो इसका कीवर्ड है, और टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने इसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर कैप भी नहीं किया हुआ। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो ये एरर दे देगा। अब देखिए, मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पे तो ये एरर देता है, कंपाइलर की तरफ से एरर आ गया कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब यही चीज़ अगर मैं इसको स्टॉप कर लेते हैं, इस तरह से करता हूँ और मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं दिया, एग्जीक्यूट हो गया। तो जब भी आपने कुछ भी लिखना है, जैसे आप कोई इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कुछ लूप लिख रहे हैं, कुछ डेटा गेट कर रहे हैं, वर्कशीट गेट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कमेंट्स लाजमी डालते जाएं, जिससे आपको बाद में आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपाइलर से हटके आपकी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जाते हैं जी यहाँ पर, और ASD शीट जो है, बल्कि इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेनिंग, TRG, सॉरी, ये ट्रेनिंग शीट है। इसके अंदर मैं एक बटन बना लेता हूँ और उसको ये मैक्रो असाइन कर देता हूँ। ये बटन आ गया, और इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, और ये मैक्रो नेम के नाम से हमने असाइन किया। कुछ भी नहीं करेगा क्लिक करने से, क्योंकि हमने इसको कुछ भी करने के लिए नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ जब भी मैं ये मैक्रो रन करूँ तो शीट 2 में, बल्कि पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग की शीट जो है सेल B2, ये उस सेल में जाके कुछ लिखे या यहाँ पे मूव हो जाए कर्सर जहाँ पे भी है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेंज, और B2 मैं डबल कोटेशन मार्क में दूंगा, और उसके बाद मैं लिख दूंगा सेलेक्ट। ठीक है, रेंज B2 डॉट सेलेक्ट, और मैं अगर मेरा कर्सर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मूव होके B2 में चला गया। ये है बेसिकली इसकी सिलेक्शन के ऊपर। नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं इस तरह की जितनी भी चीज़ें ना वो सारी की सारी वेरिएबल्स के अंदर जाके कर रहा होता हूँ। वेरिएबल में जाके इस तरह की वैल्यूज़ को सेव करके यूज़ करता हूँ। वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल का जो मेन पर्पज़ है वो रीयूजेबिलिटी होता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें कोई चीज़ स्टोर कर दी, और आप उस मैक्रो के अंदर वो 10 मरतबा कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको बार बार वो सारा कोड ना लिखना पड़े। आपने वो जो चीज़ उसमें स्टोर की हुई है वहीं से आप सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लें और उसको नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएं। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम, और लेट्स से डिम var1, ये मेरा एक वेरिएबल है, डिम var1। एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिम var2, और डिम result, रिजल्ट। ठीक है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और रिजल्ट। वेरिएबल 1 है, लेट्स से वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 25, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 30, और जो रिजल्ट है ये केस सेंसिटिव है, इसको बड़ा अपने ध्यान से लिखना है। प्रोग्रामिंग में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो केस सेंसिटिव होते हैं। var1 प्लस var2, ये दो कर लिया। अब रिजल्ट को मैं शो करता हूँ, लेट्स से रेंज में जाके, रेंज
E2, इसमें मैं इसका रिजल्ट शो कर देता हूँ। डॉट सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और फिर एक्सेल में देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर उसने उसकी वैल्यू पेस्ट कर दी। सिलेक्ट से क्या करता है? सिलेक्ट से सिर्फ वो सिलेक्शन करता है। डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि वहाँ पे आपने लिखना क्या है। रीड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। रीड करने के लिए हम इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं वैल्यू को, और राइट करने के लिए हम इसको वेरिएबल से डेटा इसमें ले रहे होते हैं, या उसको डॉट वैल्यू के साथ कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने ना ये दो सेल बनाए हैं, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। रिजल्ट मुझे यहीं पे चाहिए, लेकिन मेरी वैल्यूज़ जो हैं ये पिक करेगा E2 से और E4 से। तो मैं वेरिएबल 1 में 25 की बजाय रेंज E2 डॉट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से रेंज E5 था दूसरा, E5 2 3 4 था या 5 था, नो डॉट वैल्यू ये करता हूँ। और B2 के अंदर मैं इसका रिजल्ट लेके आऊँगा 4, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 0 हो गया, क्योंकि मेरे पास E2 में और E4 में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको मैं कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ और उसके बाद मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ, तो ये देखें ये मैक्रो ने उन वैल्यूज़ को सम अप कर दिया है। तो अब इस तरह से हम कैलकुलेटर्स बनाना शुरू करेंगे। हम एक्सेल से डेटा पिक कर रहे हैं और फिर एक्सेल के अंदर ही जाके उसको कैलकुलेट करके शो कर रहे हैं। अभी 15 मिनट की ब्रेक कर लें, नमाज पढ़ लें, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हुआ तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है सर।